वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि सभी जानते हैं सीबीएसई ने 2026 में क्लास 9th का लगभग पूरा कोर्स बदल के रख दिया। मैथ से साइंस तो बिल्कुल ही बदल दी। साइंस को एक ऐसा एडवांस फॉर्म दिया जो कहीं ना कहीं एक 11th के लेवल को टच कर रहा है, जितना मैं जानता हूं इसको। मैथ्स में भी इन्होंने 10th की मैथमेटिक्स मिक्स करी है। ठीक है, अब आप अभी तक जो करते थे साइंस को बच्चे याद कर लेते थे और पास हो जाते थे, अब मेरे हिसाब से शायद ये चीजें संभव नहीं है। अब आपको साइंस को ढंग से समझना पड़ेगा और उन क्वेश्चंस के आंसर खुद से निकालने पड़ेंगे अपना एनालिसिस पर। बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस चैनल पर यहाँ पर साइंस की नई बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 4। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। हम स्टार्ट करने वाला है चैप्टर मोशन। अब मोशन चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, ये चैप्टर हम 3 से 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मोशन चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है, एक एक चीज आपको यहाँ पर इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मुझे नहीं लगता इस चैनल के बाद आपको यूट्यूब पर या गूगल पर कहीं और कुछ भी सर्च करने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, आप बस इस वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से मेरी एक एक बात सुनते रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की मोशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है। दूसरा, डिस्क्राइबिंग पोजीशन, पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अगला हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये चीजें क्या होती है। स्पीड, वेलोसिटी, ये चीजें क्या होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है। और इनके अलावा भी बुक के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो बुक ने इस बार बुक ने कंसीडर ही नहीं करी है, वो चीजें भी सीखना जरूरी है। ये तो टॉपिक बुक का है, वो सीखना भी जरूरी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो एनसीईआरटी के अंदर मुझे नजर नहीं आए कहीं पर। ओके, सबसे पहले जो चैप्टर के अंदर जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। बुक आप लोगों ने सभी ने देख ली होगी, अगर बुक खरीदी नहीं है तो गूगल पे यहां पर आप देखोगे कि बुक के पीडीएफ आ चुके हैं, तो आप मोशन के पीडीएफ को एक बार देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए, आपको चीजें आसानी से समझ में आने लगेगी। डेफिनेशन बात करते हैं मोशन की। बुक में यह कहा गया है कि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मोशन में नहीं है। ठीक है, आप कह दो सर मैं तो मेरी जगह पर बैठा हूं, मैं मोशन में नहीं हूं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कहां पर हो अभी, अर्थ पर हो। ठीक है, जितने भी लोग हैं हम जिनको जानते हैं, जिनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, सभी अर्थ पर ही है। और अर्थ क्या कर रही है, अपनी जगह पर घूम रही है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। तो जब अर्थ खुद ही मूव कर रही है तो आप भी उसके साथ मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस दुनिया पर तो ऐसी कोई चीज नहीं, इस अर्थ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो मोशन में नहीं है। ठीक है, साइंटिस्ट ने मोशन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। मोशन हमें कहां कहां देखने को मिलता है। ऊपर पंखा घूमता है, ये भी मोशन है। कौन से टाइप का मोशन है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन कह सकते हो। हम चलते हैं, ये एक रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है। एक सर्कुलर मोशन आप देखोगे, एक वाइब्रेटिंग देखोगे। अच्छा, हमने मोशन कहां कहां देखे हैं लाइफ में। ऊपर से पानी गिर रहा है झरने पे से, मोशन है। मोशन का सीधा सा मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उसे कहा जाएगा मोशन। डेफिनेशन पर आ जाते हैं। इफ अ बॉडी, आप नोट्स बनाते रहे साथ में, changes its position with respect to time, okay, with respect to time, it is said to be in motion. अब मतलब समझा देता हूं आपको। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में। अब क्या हुआ है, मतलब समझते हैं। चलो, सबसे पहले ये एक रोड है, इस रोड के ऊपर एक पोजीशन है ए, एक पोजीशन है बी। यहां पर एक पेड़ लगाया है मैंने। आप मेरी ड्राइंग का मजाक ना बनाएं और आप सिर्फ क्वेश्चन समझें। ठीक है, अब सबसे पहले तो जो भी डिस्टेंसेस में नापने जा रहा हूं, मैं इस पेड़ से नापने जा रहा हूं, तो यहां पर मैं कह सकता हूं इसको 0। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है इनिशियल में। कितना दूर रखा हुआ है इससे, तो 10 मीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है, अब कोई इंसान है जो इसको खिसका के दूर लेके जा रहा है। ठीक है, और ये कहां पर लेके आ गया, इसको यहां पर लेके आ गया। मान लो ये 50 मीटर पर लेके आ गया।
अभी इनिशियली ये 10 मीटर पर था, बाद में ये 50 मीटर। अभी क्या देखते जा रहे हैं, ये कंटिन्यू आगे की तरफ जाता जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऑलमोस्ट 70 मीटर पर आ जाएगा। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से मोशन क्या होगा, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर ये बॉडी इसकी पोजीशन चेंज कर रही है, किसके साथ, टाइम के साथ, टाइम बदलता जा रहा है और पोजीशन, ऐसा तो है नहीं कि टाइम रुक गया और अपनी पोजीशन चेंज हो रही, टाइम कभी रुक नहीं सकता, तो टाइम चलते चलते इसकी पोजीशन भी क्या है, बदलती जा रही, तो इस बॉडी को क्या कहूंगा मैं, मोशन में कहूंगा। मगर आपने क्या ध्यान दिया कि मैंने इसको क्या देखा कि ये बॉडी जो है यहां से 10 मीटर की दूरी पर है, यहां से 50 मीटर की दूरी पर है, इस पेड़ से 70 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले तो मैं उसकी बात करूंगा रेफरेंस पॉइंट की, कि मैं रेफरेंस क्या लेके चल रहा हूं। तो जहां से मैं उसकी पोजीशन नाप रहा हूं उस पॉइंट को कहा जाएगा रेफरेंस पॉइंट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकती है, मान लो रोड के ऊपर आप चल रहे हैं और रोड के ऊपर एक स्कूल की बिल्डिंग है या कोई भी बिल्डिंग है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से आप जहां से डिस्टेंस से नाप रहे हो वो आपका रेफरेंस हो गया। जनरली हम जब ग्राफ बनाते हैं, ये ओरिजिन, यहीं से सारी डिस्टेंस नापती है भाई, तो ओरिजिन क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। जहां से डिस्टेंस से नापी जा रही है, जहां से मेजर किया जा रहा है, जिसको रेफरेंस मान के उसको कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। और जो मोशन कर रहा है इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट या बॉडी, ठीक है। और अगर रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, तो इस बॉडी को कहेंगे ये बॉडी मोशन में। और अगर टाइम बीतता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है, टाइम तो रुक नहीं रहा है, बॉडी वहां की वहीं पड़ी हुई है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो कहा जाएगा कि ये बॉडी रेस्ट में है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी, देन बॉडी इज कंसिडर्ड एट रेस्ट। ओके, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक मोशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि मोशन क्या होता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। आपने मोशन कहां कहां देखे होंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि पानी का झरना गिर रहा है, मोशन है, पानी बह रहा है, मोशन है। अगर कोई बस या कार हाईवे पर चल रही है तो हम कहेंगे मोशन में है। अगर कोई बस रुकी हुई तो हम कहेंगे मोशन में नहीं है। मगर वीडियो चालू करते ही सबसे पहली जो लाइन बोली थी चैप्टर की, वो बोली थी एवरीथिंग इज ऑन द अर्थ इज एट मोशन, ठीक है, सभी मोशन में है, तो बस स्टॉप पर कैसे होगी। तो चीजें बस वही हैं कि हम डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या लेके चल रहा है। अभी रेफरेंस ये था, इसके रेस्पेक्ट में अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्टेंस नाप रहा हूं, ये 10 मीटर है और टाइम के साथ साथ 2 घंटे हो गए, ये इसी जगह पड़ा हुआ है, मैं नाप कहां से रहा हूं, उसको इसके हिसाब से नाप रहा हूं, तो मतलब ये रेस्ट पर है। अगर मैं इसको किसी और ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखता, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो इस अर्थ के बाहर है, तो अर्थ तो मोशन में है, तो ये भी अपने आप में क्या होता, अपनी पोजीशन चेंज करता और मोशन में आ जाता। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की, मोशन कितने टाइप्स की होते हैं। मोशन को समझने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको रेफरेंस समझ में आना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में हम बॉडी का मोशन डिसाइड कर रहे हैं, उसी रेफरेंस पर मैं इतना जोर दे रहा हूं। अब मोशन, साइंटिस्ट ने देखा कि मोशन काफी कॉम्प्लेक्स तरह के होते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में आप देखोगे आपका पहिया गोल घूमता है, साइकिल सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, पेडल्स आपके ऐसे घूमते हैं, आपका हैंडल ऐसे 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 घूमता है। कितने तरह के मोशन हो गए उसके अंदर, बहुत तरह के मोशन हो गए। तो साइंटिस्ट ने उस मोशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है, डिवाइड करके उन्हें सिंप्लीफाई करा है, ठीक है। पहले टाइप का मोशन आप मान लो रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, इसको हम कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन में जो मोशन चल रहा है, जैसे कि ये रोड है, ये ऑब्जेक्ट अभी यहां ए पर था और चलकर बी पर आ गया, एक सीधी लाइन के अंदर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, ओके, सर्कुलर मोशन, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके अराउंड आपको घूमना है। एक ऑब्जेक्ट फिक्स है,
इसके अराउंड आपको घूमना है, इट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, घड़ी के सुई जो कांटे होते हैं उनके टिप कौन से मोशन में होते हैं? सर्कुलर मोशन में होते हैं। ठीक है, एटम्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन, एटम्स में न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं कौन से मोशन में है? सर्कुलर मोशन में। एक होता है ओसिलेशन या वाइब्रेशन। अब ओसिलेशन या वाइब्रेशन क्या होता है, इस चीज को समझो। अब अगर यहां पर मैं इस मार्कर को इस तरीके से हिलाऊं तो आप इसका मोशन देखो कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड ये ऐसे 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 मूव कर रहा है। ओके, इसी पॉइंट के आगे जा रहा है और फिर पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। इस टाइप का मोशन ऑसिलेशन कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं। आपने पेंडुलम वाली घड़ियां देखी होगी, उसमें नीचे जो पेंडुलम मूव करता है दैट इज ऑसिलेशन। आपने वाइब्रेशन देखा होगा, अगर मान लो यहां पर एक लंबा सा तार है ये, ठीक है, इसको मैं ऐसे करके यूं करूंगा तो ये वाइब्रेशन आएगा इसके अंदर। बटरफ्लाइज के विंग्स जो है या हनी भी आपने देखी होगी, तो वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। कोई भी बर्ड के विंग्स जो है कौन से मोशन में है? वाइब्रेशन में। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मोशन के टाइप कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे डिस्क्राइबिंग पोजीशन। ये खैर हम पढ़ चुके हैं कि पोजीशन को किस अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट में ये चीजें समझा दी, ये वही चीजें डिस्क्राइबिंग पोजीशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप मेरा एक एग्जांपल देखें। मान लीजिए कि स्ट्रेट रोड है मेरा, ये ओ ओरिजिन, यहां से कोई चीज चालू, कोई चलना चालू किया, कोई इंसान यहां पर खड़ा है अभी, ओके, ये आगे चलना चालू करेगा। इंसान तो नहीं कह सकते इसको, बाकी कह दो, क्या फर्क पड़ जाए। हाँ, ठीक है। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी है, वो यहां से 0 से चलना चालू किया, 10, 20, 30 यहां तक गया। कितनी देर में गया भैया? तो मान लेते 3 सेकंड में गया। टू रीच ए, इसको लगे 3 सेकंड। ओके, वापस टू रीच बी, सेम स्पीड से चल रहा है, मान लेते हैं 10 सेकंड लग गए। टू रीच ए अगेन, ठीक है, ये सब मेरी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, देखते जाओ, आप समझ में आ जाएगा। अब केस ऐसा ले रहा हूं मैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से 0 से चालू करता है। सबसे पहले तो वो ए तक गया, उसके बाद वो बी तक गया, और वहां तक जाने के बाद भी चुपचाप नहीं बैठा, उसने देखा रास्ता खत्म हो गया, अब क्या करे, तो वो वापस आ गया, ए तक आ गया। 3 केस हो गए, 3 जगह जंप लिया या कुछ भी किया उसने, किसी भी तरीके से गया। ठीक है, फर्स्ट केस में O टू A जब वो गया, तब बात करते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है कि कितना वो टोटल चल रहा है, वो उसके डिस्टेंस है। फर्क नहीं पड़ता कौन सी दिशा में चल रहा है, क्या कर रहा है। तो डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप ये ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट को कि डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ, कितना वो पाथ मतलब रास्ता चला, उसकी लंबाई कितनी है, वो डिस्टेंस है। वहीं पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर दूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब भाई ये क्या मतलब हुआ? इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्या बता रहे हो सर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जैसे कि मान लो यहां से चालू किया, यहां तक गया, घूम के यहां आ गया, यहां से चालू किया 100 तक गया, घूम के वापस 10 पर आ गया। तो मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि वो उसने कौन सा रास्ता तय किया, 50 तक जाके आया कि 100 तक जाके आया कि 20 तक जाके आया। मुझे तो ये मालूम है कि शुरू उसने यहां से किया,
खत्म उसने यहाँ किया। इनके बीच की कम से कम डिस्टेंस कितनी है 10, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं 0 to 30, 0 to A जब जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी 30, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, यही है 30, बदलाव थोड़ी ना होगा, ठीक है। जब हम पहुंच रहे हैं O to B, O to B जब ऑब्जेक्ट चले गया था, B तक चले गया था, डिस्टेंस कितनी हो गई थी, तो डिस्टेंस हो गई थी सही 100, डिस्प्लेसमेंट वो भी 100, कम से कम डिस्टेंस यही है 100, यहां से यहां तक 100। चलो जब वापस O to A आया, फिर से आया, तो डिस्टेंस कितनी है, तो देख यहां से यहां तक 100 तो चले गए, वापस A तक आया 10 20 30 40 50 60 70, तो 100 तो यूं गया और 70 यूं आया, तो 170 मीटर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की कम से कम डिस्टेंस कितनी है, वापस जाके थोड़ी नहीं आना है क्या, कम से कम तो 30 ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 30 मीटर। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि डिस्टेंस क्या चक्कर है और डिस्प्लेसमेंट क्या चक्कर है, ठीक है। अगर क्या होता, ये ऑब्जेक्ट घूम के वापस 0 पर आ जाता, पूरा घूम के आ जाता, तो डिस्टेंस तो हो जाती 100 गया और 100 आया, 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की कम से कम डिस्टेंस है 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्टेंस भी 0 हो सकती है। कैसे हो सकती है, तो अगर ऑब्जेक्ट चले ही नहीं तो डिस्टेंस भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0, ठीक है। हमने हर केस देखा, हद से हद डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, मगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर हम इनमें डिफरेंशिएट करें, इन दोनों को डिफरेंस लिखने की कोशिश करें, तो एक ही डिफरेंस बहुत कंपलसरी हो जाएगा कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन हो सकती है या बराबर हो सकती है, बाकी डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखें आप, अब भैया बात करते हैं इन डिस्टेंस को नापना काई में है, डिस्टेंस को काई में नापना है, डिस्प्लेसमेंट को काई में नापना है, क्या चक्कर है, ठीक है। तो आप जब स्कूल में जाएंगे या फिर आपने अभी तक सुना भी होगा कि एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, एम से डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट का ही डिस्टेंस से नापने की मीटर। सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एसआई यूनिट मीटर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डिफरेंस के अंदर इस चीज को कंसीडर नहीं कर सकते कि दोनों की एसआई यूनिट मीटर है, क्योंकि ये तो सिमिलरिटी हो गया, डिफरेंस थोड़ी ना हो। अब मेरा प्रश्न ये है कि एसआई यूनिट होता क्या है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है समझो, और क्यों जरूरत पड़ी। एक यूनिट सिस्टम है एमकेएस, एक है एफपीएस, एक है सीजीएस। पहले आप इन तीनों को समझो, ठीक है। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। देखो पहले वाला क्या नाप रहा है, लेंथ, दूसरे वाला क्या नाप रहा है, वजन मास, तीसरे वाला क्या नाप रहा है, टाइम, ठीक है। तो लेंथ, मास और टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मीटर, किलोग्राम और सेकंड से। वहीं पर एफपीएस में देखो लेंथ को क्या काई में बोल सकते हैं, फुट में भी नापते हैं हम, वजन को हम किलोग्राम के साथ, आप लंदन वगैरह यूके का देखेंगे तो पाउंड में नापते हैं, टाइम को ये सेकंड में नाप रहे हैं, ठीक है। सीजीएस क्या है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, किलोग्राम नहीं, और एस फॉर सेकंड, ठीक है। यहां पर देखो आप बड़े बड़े हैं, मीटर का सेंटीमीटर छोटा फॉर्म हो गया, किलोग्राम का ग्राम छोटा फॉर्म हो गया, सेकंड का सेकंड। यहां पर तो इनका कोई कन्वर्जन बहुत मुश्किल है, डेसिमल में है, कोई लेना देना ही नहीं था इनका, ठीक है। तो यहां क्या हुआ कि अलग अलग देश अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम फॉलो कर रहा था अपने हिसाब से। इंडिया के अंदर जनरली चलता था एमकेएस, कि हम डिस्टेंसेस को मीटर में, वजन को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में नाप रहे थे हमारी कैलकुलेशन के लिए। वहीं पर ब्रिटेन क्या कर रहा था, ब्रिटेन अपना एफपीएस चला रहा था, कुछ और दूसरे देश थे वो सीजीएस चला रहे थे। तो जब चीजें इंटरनेशनल लेवल पर होती है, ठीक है, तब उन्होंने अपना आप में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, और उन्होंने इस सिस्टम को नाम दिया है सिस्टम इंटरनेशनल।
ठीक है, आपको स्पेलिंग गलत लग रही होगी सिस्टम की, बाकी यही है, ठीक है, फ्रेंच में है ये। ओके, सिस्टम इंटरनेशनल, ये क्या है, एसआई का फुल फॉर्म है। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में लागू रहे, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को बोला उन्होंने एसआई, ठीक है। अब हमारे यहाँ, हम यहां से अगर मुझे 50 किलोमीटर दूर कोई गांव है तो वहां की डिस्टेंस पूछेगा कोई कि इस जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम उसे डिस्टेंस बताएंगे किलोमीटर्स में कि 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। हम कभी मीटर में नहीं बताते कि 4000 मीटर है, 5000 मीटर है, नहीं बताते, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या कह रहे हैं, चाहे आप किलोमीटर में अपन जनरली कॉमनली बात कर रहे हैं, मगर आप एसआई यूनिट की बात करेंगे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बात करेंगे, तो आप इन्हीं टर्म्स में बात करेंगे, इतना मीटर, ठीक है। हम स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड क्यों, 3 × 10⁸, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं ये इतना बड़ा नंबर है, हम चाहते तो किलोमीटर में बताते, मगर एसआई यूनिट में हमें इन चीजों को बताना होता है, ठीक है। हम टेम्परेचर को नापते हैं हमारी स्केल पर डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं हम इंडिया में, वहीं पर ब्रिटेन के अंदर ये बात करता है फ़ारेनहाइट में, मगर एसआई यूनिट कहता है कि डिग्री सेल्सियस भी फेल, फ़ारेनहाइट भी फेल, आप हमें बताओगे केल्विन में। यहां पर टेम्परेचर को कहीं में नापा जाता है केल्विन में। तो ये खैर आपके कोर्स का नहीं है, मगर ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ऐसा यूनिट था क्या। ओके, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी, ये भी मीटर हो गई, इनमें कोई फर्क नहीं। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलो स्टार्ट यहां से कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ओ पर था इनिशियली, ओके, ए पर गया और घूम के बी पर आ गया। हमसे बोला है कि भैया डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है। आप ध्यान देना, ऑब्जेक्ट जा किधर रहा था इनिशियली, उधर जा रहा था, चले किधर गया, इधर चले गया, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। तो उधर जा रहा था मगर इधर चले गया, इसलिए डिस्टेंस कहीं में आ जाएगी उसकी माइनस में। पहले तो डिस्टेंस की बात करूंगा, कितना गया, 3, फिर 3 6 और 2 8, कोई माइनस प्लस का मतलब नहीं, वो चला कितना उससे मतलब है, 8 मीटर चला, 8 चले गए। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा, यहां से यहां तक की इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आंसर है 2, मगर जाना किधर था, इधर, चले किधर गया, इधर, तो ये काम हो गया हमारा नेगेटिव में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया -2। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये 0 हो सकती है या पॉजिटिव वैल्यू में हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट प्लस -0 कुछ भी हो सकता है, ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद जब मैं डिस्टेंस गिन रहा था तो मुझे लेना देना था क्या कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कर रहा है, प्लस करूं माइनस करूं, नहीं, मैं हर डायरेक्शन में किधर भी जा रहा, वापस घूम के आएगा, फिर कितना चला वो बात कर लेंगे, इसको और प्लस कर लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस में ये जरूरी नहीं है कि कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होती है, और डायरेक्शन कंसिडर नहीं होती, इसलिए इसे कहा जाता है स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, आंसर बिल्कुल चेंज हो गया, इसलिए इन्हें कहा जाता है वेक्टर। अब भैया वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, ये भी अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। चाहे ये टॉपिक कंप्लीट हो नहीं हो, ये बेसिक से चलेंगे हम। हाँ, तो चलो स्केलर की बात कर लेते हैं और वेक्टर की बात कर लेते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिटरमाइन करने के लिए, जिनके बारे में अगर मैं बात करूं और आपको मतलब समझाने की कोशिश करूं, और मुझे डायरेक्शन की बात नहीं करनी पड़ी और आपको बात समझ में आ जाए, तो आप उन्हें कहेंगे स्केलर, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। अब ये भी वर्ड नया आपके लिए, मैग्नीट्यूड, अब ये क्या होता है ये भी समझाते हैं। सबसे पहले तो स्केलर के बारे में बात कर रहे हैं। दो तरह की क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की हो गई, 2 तरह की, एक हो गई स्केलर, दूसरी हो गई वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अभी पहले स्केलर समझते हैं। अगर मैंने पूछा आपसे कि आपका वजन कितना, आपने बोला सर 40 किलो, क्या मैं आपसे ये पूछूंगा 40 किलो कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना, डायरेक्शन बदलने से वजन बदलेगा, नहीं बदलेगा। मैंने पूछा मार्केट से शक्कर कितनी लेके आए, आपने बोला सर 5 किलो लेके आए, डायरेक्शन बदलने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप मेरी गाड़ी लेकर गए और उस गाड़ी को चलाकर लेके आए और वापस लाके रख दी, जो मेरा ओडोमीटर है, जो स्पीड को क्या, सॉरी,
डिस्टेंस कितनी चली आपने, कितनी ट्रेवल करी, उससे कोई लेना देना था आप कौन सी डायरेक्शन में गए या क्या करा। वो अपना कांटा चल रहा था, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे वो आगे बढ़ता जा रहा था, डिस्टेंस गिनता जा रहा था, उसे कोई लेना देना नहीं था कि आप कौन सी डायरेक्शन में गए। ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें डिफाइन करने के लिए, जिनके बारे में बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैग्नीट्यूड पर आ जाता हूं, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड उन्हें कहते हैं जिसमें नंबर के साथ यूनिट होता है। जैसे कि मैंने पूछा कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आपने बोला सर 154 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई बताई आपने? 154 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो एक नंबर प्लस साथ में यूनिट, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? मैग्नीट्यूड। शक्कर कितनी लेके आया बाजार से बेटे? 5 किलो। 5 और किलो, 5 तो एक नंबर था, किलो एक यूनिट थी, दोनों मिलकर क्या होगा? मैग्नीट्यूड। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो रहे हैं कहलाएंगे स्केलर, और जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत है उन्हें कहेंगे वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर भी समझ लो। वेक्टर क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें ये मैग्नीट्यूड से काम नहीं चले सिर्फ। अब आपने बोला है कि सर फोर्स लगाओ, इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाओ, ठीक है, तब ये बाहर आ जाएगा। अब इसे मुझे उखाड़ना है, बाहर निकालना है। अभी कैसे निकालू? आपने बोला सर फोर्स लगाओ, आप 1000 न्यूटन का फोर्स लगा लो। मैंने ठीक है, मैं 1000 न्यूटन से इसको धक्का देने लग गया, बाहर आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्ञान अधूरा मिला। आप अगर बोलते कि इसे 1000 न्यूटन के फोर्स से बाहर की तरफ खींचो, तो वो ज्ञान काम का था। ठीक है, तो जहां पर डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ रही है, ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहा जा रहा है? वेक्टर क्वांटिटी कहा जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको स्केलर और वेक्टर में जो फर्क है वो समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चंस पर आ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कौन से टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में ये नहीं देखा जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट में देखा जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। इसी के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखोगे आप, डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एल से, डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एस से। अब कोई लेना देना नहीं है, खैर कहां से आए ये आपको कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आप एल से डिनोट कर दो, पाथ लेंथ है लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं आ जाता हूं स्पीड वाले सेक्शन पर। देखो आपने स्पीड पहले भी पढ़ा है। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो मेरे हिसाब से, और 5th क्लास में ही देख लिया होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। ठीक है, इतना आसान नहीं है। अब मैं बता रहा हूं आपको एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, एक केस लेके चलता हूं मैं। एक बस है, स्टेशन ए से चालू होती है, स्टेशन बी तक गई है। बीच में बहुत सारे जगह रुकती भी है, कहीं ये चाय भी पी रहे हैं, कहीं ये नाश्ता कर रहे हैं, बाकी बस जा रही है, ए से बी तक जाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। यहां से यहां तक गई, जरूरी है क्या कि पूरे जितना यहां से यहां तक गई उसमें स्पीड उसकी एक जैसी होगी? चलो सुबह सुबह चालू हुई, रोड खाली मिला, अच्छा 100 की स्पीड पे भगा ली, फर्स्ट स्टॉप तक आ गया, वो थोड़ी देर रुका, घड़ी रुकी? घड़ी नहीं रुक सकती। ठीक है, मान लो ये 10 बजे चालू करा, 11 बजे यहां पर आ गया, 10 मिनट यहां रुका, घड़ी तो नहीं रुकी 10 मिनट के लिए, ये रुका इतनी देर। तो अब 10:10 पे निकलेगा ये। ठीक है, ओके। इसके बाद जरूरी नहीं है उसी स्पीड में ही आगे चले, अगर ट्रैफिक बढ़ गया होगा तो 100 की जगह 40 भी रह सकती है स्पीड, 80 भी रह सकती है। ठीक है, अलग अलग स्पीड्स पर ये यहां तक जा रहा है। मगर अगर मैंने पूछा कि एवरेज स्पीड क्या है यहां से यहां तक जाने की, ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। समझो, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। ओके, 150 किलोमीटर अब ये दे दिया है तो दे दिया, कोई बात नहीं। लेट इट इज 50, इट इज 20, इट इज 30, इट इज ऑल्सो 50, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया 150। ठीक, अब ऐसा कह देता हूं मैं 50 किलोमीटर शुरू के ट्रेवल करने के लिए, तो इसे लगा 1 घंटा। यहां से यहां तक ये आधे घंटे में आ गया, यहां से यहां तक फिर आधे घंटे में आ गया। अब बीच में रेस्ट वेस्ट तो मैं कंसीडर कर ही नहीं रहा हूं, यहां से यहां तक आ गया है 2 घंटे में। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो गया बाद में। अब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई भैया? 150। टोटल टाइम कितना? 1, आधा आधा 1 और 2, 2 और 2 4। ओके,
ये आंसर निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी सी बात नहीं है। एवरेज स्पीड निकालना है तो इतनी एवरेज स्पीड के साथ चला, और कहीं कहीं पर ये 100 में भी चला, कहीं पर वो कम में भी चला। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इस तरीके से निकलेगी, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करके। एक एग्जांपल लेता हूं, बुक का एग्जांपल नंबर 4.1 है, आप देखना। उस बुक में ऐसा लिखा है कि 2 पोस्ट मास्टर है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब वही वाला केस हो गया, एक पोस्ट मास्टर ए गांव में है और बी पोस्ट मास्टर बी गांव में, दोनों अलग अलग गांव में, मगर दोनों के बीच की डिस्टेंस है 210 योजन। ठीक है, अब ये योजन क्या चक्कर है, तो योजन कुछ नहीं है, पहले एंशियंट इंडिया में, प्राचीन काल में जो डिस्टेंस नपती थी वो योजन में नपती थी, किलोमीटर मीटर के बारे में बात नहीं हुई थी। ये तो अंग्रेज आके हमें सिखा के गए, हम तो योजन वाले, बीघा वाले हैं। ठीक है, तो 210 योजन के दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, आपने हनुमान चालीसा में भी देखा होगा, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। ठीक है, लीलियो ताही मधुर फल जानू, हनुमान चालीसा में योजन शब्द आता है। ठीक है, दैट योजन इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, युग सहस्त्र योजन। ओके, तो योजन क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को नापने के लिए एक यूनिट है, 210 योजन पर है। ए वाला पोस्ट मास्टर रोज चल रहा है 9 योजन, कितना योजन चल रहा है ये, 9। बी वाला चल रहा है 5 योजन, कितना चल रहा है, 5 योजन। आप हमें बताओ कि कितने दिन में ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे ये चले चाहे ये चले, डिस्टेंस तो कम हो रही है। हाँ, तो एक दिन में कितनी कम हो रही है, तो 9 + 5 14 मीटर, 14 योजन कम हो रही है। टोटल कितने योजन है, 200, ये तो एक दिन में हुई है। ठीक है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, इतनी, एक दिन में कवर कितनी हो रही है, इतनी कवर हो रही है। कैंसिल वेंसिल करने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 को डिवाइड कर दो 210 से, करके देख लेते। चलो 7 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, ये 2 बार में आ रहा है, ये 3 0 15 दिन आ गया होगा, उम्मीद करते समझ में एवरेज स्पीड क्या है। इस तरीके से इनकी एवरेज स्पीड निकल गई। ठीक है, अगला है एवरेज वेलोसिटी। अब भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है, समझो आप। फिर से मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले कंसेप्ट पर लेके जाता हूं। यहां देखो, अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ई। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे चल रहा है, ए बी सी, यहां डी, और ये कुछ ई। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस अगर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी फिगर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी भाई, मगर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। ये जो लाइन नजर आ रही है, इट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, चाहे ये वाला रास्ता फॉलो करके गया, रुका बीच में या कुछ भी करा, उसने डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दिया, एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को काई से डिनोट करना भाई, एस से डिनोट करना है, टाइम को काई से डिनोट करना, टी से डिनोट करना है, वेलोसिटी को वी से, और वी के साथ ये गठान लगा देना, और एवरेज है इसलिए एवी लिख देना। तो फॉर्मूला हो जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू एस बाय टी। ठीक है, ओके। अब यहीं पे बात करें इसकी एसआई यूनिट, तो बता दिया एसआई यूनिट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को काई में नापते हैं, मीटर में, टाइम को एसआई में काई में नापते हैं, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। सेम एवरेज स्पीड के लिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो ये मीटर में, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ओके, ये कौन से टाइप की क्वांटिटी होगी, वेक्टर है या स्केलर है, तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो स्केलर ही रहेगा, कोई डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं। मगर इसमें तो डायरेक्शन का रोल है, यहां से यहां तक जाने में, क्योंकि ये तो चेंज इन पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ये कौन से टाइप की क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर टाइप की क्वांटिटी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी आपको, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एक लास्ट टॉपिक कवर करते हैं आज, एक्सेलरेशन। हम जब गाड़ी पर बैठते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, असल में हाथ में रेस होती है, उसका एक नाम हो रहा है एक्सीलरेटर। उसको जब हम खींचते हैं तब क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, स्पीड बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हम जल्दी जल्दी डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो स्पीड को चेंज कर रहे हैं हम
जो चीज स्पीड को चेंज कर दे उसे क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन को डिनोट करूंगा मैं ए से। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज का मतलब है डेल वी। ओके, क्या है, एक क्यों हो रहा है समझाता हूं। रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अगर हम चेंज इन वेलोसिटी बता दे कि वेलोसिटी में क्या है, डेल का मतलब क्या है? चेंज। किसमें चेंज हो रहा है? वेलोसिटी में। और टी क्या है मेरा? टाइम। समझो, ठीक है, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, अभी 30 की स्पीड पर है, मैंने रेस देना चालू करी, गाड़ी आ गई 60 की स्पीड में। क्या रेस देते ही आ गई? नहीं आई होगी। ठीक है, धीरे 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 स्पीड बढ़ी होगी, कुछ टाइम लगा होगा, चाहे कुछ सेकंड लगे या चाहे 1 घंटा लग गया, अगर टाइम तो लगा 30 से 60 पर जाने में। तो स्पीड कितनी चेंज हुई? यहां से यहां तक चेंज हुई, उसमें टाइम कितना लगा? इन दोनों का आप रेशियो निकाल दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ना व्हाट इज द चेंज इन स्पीड? चलो इसी केस में देख लेते। 60 आ गई है, 30 थी, कितना चेंज हुआ स्पीड में? 30 का चेंज हुआ। टाइम कितना लग गया इसमें? मान लेते हैं कि 2 सेकंड लग गया। तो 2 सेकंड में इतना काम हो गया? चलो नहीं हो सकता, 5 सेकंड मान लेते हैं। 5 सेकंड में मैं 30 से 60 पर चले गया। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकंड स्क्वायर? चलो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अभी बात कर दी टाइम की, क्या है? सेकंड। ठीक है, ये सेकंड सेकंड दोनों नीचे ही है ना, मीटर पर सेकंड इंटू 1/s, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट हो जाएगी एक्सेलरेशन की। चलो एसआई यूनिट बात समझ में आ गई, कौन से टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है? तो वेक्टर है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जब वेक्टर थी, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे, ये भी वेक्टर रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आई होगी। इसी टाइप की और वीडियो के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। आगे जो अपकमिंग वीडियो आएगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसमें कवर करने वाला हूं मैं ग्राफिकल सेक्शन, जो कि मुझे पता है स्कूल में भी समझ में नहीं आएंगे 90% बच्चों को। आप वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।